नमस्ते, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। 8 बज चुके हैं और ऐसे में 8 बजे की शुरुआत करेंगे 8 बड़ी खबरों के साथ और आपको बता देते हैं कि कौन कौन से 8 बड़ी खबरें आज के दिन की है। पहली खबर संजय राउत पर हुए ईडी के एक्शन से जुड़ी हुई है। दूसरी खबर की बात की जाए तो झारखंड के सीएम सोरेन के सलाहकार की पेशी को लेकर है। तीसरी खबर पर नजर डालते हैं तो पश्चिम बंगाल से है ये तीसरी खबर, जहां 4 दिन के अंदर ममता बनर्जी ने दूसरी बार कैबिनेट की बैठक बुलाई है, जो चर्चा का विषय बन रही है। चौथी खबर केजरीवाल के गुजरात दौरे को लेकर है। पांचवी खबर दिल्ली से है, जहां शराब नीति को लेकर अब क्या बवाल हो रहा है, ये पूरी जानकारी आपको बताएंगे। छठी खबर ये है कि आज महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष सदन में हंगामा कर सकता है। सातवीं खबर यूपी के मैनपुरी से है, जहां त्रेता युग जैसी घटना सामने आई है। आठवीं खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज से कई नियम बदलने जा रहे हैं। कौन कौन से ये नियम बदले गए हैं आगे आपको बताएंगे। तो ये 8 खबरें, 8 बजे की बड़ी तस्वीरें। तो विस्तार से इन सभी खबरों को आप तक पहुंचाएंगे कि हर खबर में अंदर की जो जानकारी है वो क्या कुछ बाहर निकल कर आ रही है। ये सारी खबर अपडेट के साथ आपको इस आधे घंटे के बुलेटिन में हम आपको समझाएंगे और बताएंगे भी। और सबसे पहले बात होगी मुंबई की, जहां मुंबई से खबर मिल रही है कि शिवसेना नेता संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया है। पात्रा चौल जमीन घोटाला मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। सुबह 11:30 बजे राउत की पीएमएलए कोर्ट में पेशी है। संजय राउत के घर से 11.5 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है और घर से जरूरी डॉक्यूमेंट भी मिले हैं। तो कुल मिलाकर पात्रा चौल जमीन घोटाला मामला, जिसमें देर रात गिरफ्तारी हुई, तकरीबन 12 बजे संजय राउत की गिरफ्तारी हुई है। कल की बात करें यानी रविवार की बात करें तो सुबह से लेकर रात तक पूछताछ चली। लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी की टीम उनके घर पहुंची थी, जरूरी दस्तावेज वहां से हासिल किए और उसके बाद देर रात संजय राउत को गिरफ्तार किया गया है। शुभम पांडे इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। शुभम, आज 11:30 बजे पीएमएलए कोर्ट में पेशी होनी है संजय राउत की और तमाम रिएक्शन भी आ रहे हैं, लेकिन कल जिस तरह से छापेमार कार्रवाई उनके घर पर हुई, जरूरी दस्तावेज जो है हासिल किए गए, सब कुछ तो संजय राउत ने मीडिया के सामने कह दिया कि वो झुकेंगे नहीं, शिवसेना पार्टी छोड़ेंगे नहीं, ये तमाम बातें जो है उन्होंने कही है। क्या लगता है आज कोर्ट में किस तरह से दलील पेश की जा सकती है संजय राउत के वकील की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए अब से थोड़ी देर बाद मुंबई के जेजे अस्पताल में सबसे पहले ईडी की टीम संजय राउत को लेकर जाएगी, जहां पर उनका मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद तकरीबन 11-11:30 बजे के आसपास मुंबई की पीएमएलए कोर्ट में संजय राउत को पेश किया जाएगा, जहां पर ईडी के वकील होंगे और संजय राउत के वकील होंगे, जहां पर दोनों तरफ से दलीलें पेश की जाएगी। कयास ये लगाया जा रहा है कि ईडी जो है संजय राउत की रिमांड मांग सकती है, क्योंकि संजय राउत से भी ईडी को और भी कुछ पूछताछ करने हैं। देखिए, लंबी सुनवाई होने वाली है, शाम का वक्त हो सकता है फैसला आते आते, क्योंकि संजय राउत बड़े नेता है। जिस तरह 10 घंटे पहले उनसे 1 जुलाई को पूछताछ हुई थी, कल 10 घंटे पूछताछ हुई उनके घर पे और जो है फिर रात को पूछताछ हुई, रात तकरीबन 12 बजे उनकी गिरफ्तारी हुई। तो ऐसे में जो उनके वकील हैं संजय राउत के, वो ये कह सकते हैं कि भाई जब आपने पूछताछ कर ली है तो आप हमारे कोर्ट को जो हमारे जो क्लाइंट है संजय राउत, उन्हें जमानत दे दीजिए, क्योंकि वो पूछ में सहयोग शामिल है। लेकिन ईडी जो है कस्टडी चाहेगी, क्योंकि ईडी को और कुछ भी उनसे जो है सवाल जवाब करने होंगे। तो आज का दिन कोर्ट में भी बहुत लंबा वक्त चलने वाला है, दोनों तरफ से हियरिंग होगी और शाम आते आते ही फैसला जो है वो होने वाला है। ऐसे में क्या उद्धव ठाकरे की तरफ से भी कोई रिएक्शन आया? क्योंकि देखिए, बार बार मीडिया के सामने वो कह रहे हैं कि कमजोर करने की कोशिश की जा रही है शिवसेना को, वो झुकेंगे नहीं, वो पार्टी छोड़ेंगे नहीं। तो उद्धव ठाकरे की तरफ से भी क्या कोई रिएक्शन आया है अब तक गिरफ्तारी को लेकर? देखिए, गिरफ्तारी के बाद से उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन बीती रात जो लोग शिवसेना के सांसद जो उद्धव गुट में शामिल हैं, विनायक राउत,
उन्होंने कहा कि सही समय आने पर उद्धव ठाकरे जो है सब कुछ बोलेंगे, सब कुछ सारी सच्चाई सबके सामने बाहर लाएंगे कि किस तरीके से ये षड्यंत्र रचा जा रहा है शिवसेना के खिलाफ। ये उनके भाई का कहना है। बीती रात उनके भाई जो सुनील राउत है, जो संजय राउत के भाई के स्थानीय विधायक है भांडुप इलाके के, उन्होंने ये भी कहा कि राउत की गिरफ्तारी हो चुकी है, उन्हें पहले से ही पता था, इसलिए जो शिवसैनिक है वो इकट्ठा हुए थे, इस वजह से वहां पे उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी ताकि हंगामा ना हो सके। इस वजह से रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास संजय राउत की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन उद्धव ठाकरे का यहाँ पर बयान आना बहुत बड़े मायने रखता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे शिवसेना प्रमुख हैं, इस वक्त शिवसेना तिखरी बिखरी हुई है, टूटी हुई है। ऐसे में संजय राउत का गिरफ्तार होना, क्योंकि संजय राउत उनके राइट हैंड माने जाते थे उद्धव ठाकरे के, और जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे का बयान भी जो है जल्द ही आ सकता है। बिल्कुल, जो अभी जिस तरह की जांच चल रही है शुभम, कल जिस तरह से पूरे दिन उनसे पूछताछ की गई, फिर देर रात उन्हें गिरफ्तार किया गया, खबर ये भी मिल रही है कि दिल्ली से भी ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं वहां पर। देखिए, दिल्ली से ही जो है ईडी के अधिकारी आए थे और 10 से 12 लोगों के टीम थी, उसमें से 3 टीम बनाई गई थी। एक टीम संजय राउत के घर पे पूछताछ कर रही थी, 2 टीम अलग अलग जगहों पर संजय राउत से जुड़े हुए जो प्रॉपर्टी थे वहां पर छापेमारी कर रही थी। इस छापेमारी के दौरान तकरीबन संजय राउत के घर से 11.5 लाख रुपए कैश मिले थे। और लेकिन ये कैश किस मामले में है, किसके लिए रखे थे संजय राउत ने घर ने, इसका कोई हिसाब जो है संजय राउत नहीं दे पाए। इसके अलावा कुछ दस्तावेज जो है वो मिले हैं, उसी के आधार पर संजय राउत की जो है कल रात अपने हिरासत में लिया गया, फिर रात को 12 बजे गिरफ्तारी हुई। वही सारे सबूत आज मुंबई के पीएमएलए कोर्ट में ईडी के जो वकील हैं वो पेश करेंगे और इसी के आधार पर उनकी कस्टडी जो है वो मांगी जाएगी। क्या लगता है इस घोटाले में जिस तरह से संजय राउत की गिरफ्तारी हुई है, आज पेशी होनी है उनकी, कोई और भी ऐसा हो सकता है जिनको आज कोर्ट में पेश किया जा सकता है, गुरु आशीष कंस्ट्रक्शंस की तरफ से, या फिर पात्रा चौल में कोई और भी जो शामिल है उनकी दलीलें भी आज अगर हो सकता है पेश किया जाए, या फिर आने वाले वक्त में जिस तरह से आगे की कार्रवाई होगी कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में, कंस्ट्रक्शन की तरफ से, या फिर इस पूरे घोटाले से जुड़े हुए कई नाम भी सामने आ रहे हैं, उनमें भी किसी का नाम आ सकता है आगे या उससे पूछताछ की जा सकती है? देखिए, फिलहाल आज संजय राउत को ही जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन इस मामले में स्वप्ना पाटकर को जब ईडी ने बुलाया था तब स्वप्ना ने बताया था कि सपना ने बताया था कि राउत और उनके पति के नाम पर कई सारी प्रॉपर्टी जो है वो ली गई है। तो ऐसे में सपना और राउत का बयान बहुत मायने रखता है, उसी के आधार पर संजय राउत के ऊपर जांच की जो आंच थी वो तेज हुई। ठीक है शुभम, आप नजर बनाए रखिएगा, जो अपडेट होगा अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। उधर गिरफ्तारी के बाद बीजेपी और शिवसेना आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी ने इसे कानून की जीत करार दिया, तो वहीं शिवसेना ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है। आखिरकार लंबी तफ्तीश के बाद शिवसेना नेता की गिरफ्तारी हो गई। विधि का विधान है, जो जैसे करेगा वैसे ही उसे भरना होगा। यहां राजा हो या रंक हो, नेता हो या अभिनेता हो, यदि जनता की कोई लूट करता है, कानून को कोई तोड़ता है, तो उसकी जगह जेल के सलाखों के पीछे। हिंदुत्व को किनारे कर देने वाली शिवसेना जिन 2 दलों के नाद में लगी, कांग्रेस और राष्ट्रवादी, वे तो दल के कोई नेता उनके साथ खड़े नहीं दिखे। गिरफ्तारी के पूर्व उन्हें याद आई उसी हिंदुत्व के भगवे गमछे की। यदि 2.5 वर्ष इस हिंदुत्व का उन्हें विस्मरण नहीं होता, 2.5 वर्ष जनता ही लोकतंत्र में जनार्दन होती है, इस बात का स्मरण होता, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। अटल जी की एक प्यारी कविता है, चिंगारी का खेल बड़ा बुरा होता है, औरों के घरों में आग लगाने का सपना अपने ही घर में खरा होता है। संजय राउत को अरेस्ट किया, लेकिन जो फ्रेम बनाई अरेस्ट करने के लिए पूरी फ्रेम बोगस है। इसके हुआ है, इसमें किसी का भी संबंध संजय राउत से नहीं है। लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी संजय राउत से डरती है, इसलिए उनको अरेस्ट करने के पीछे पड़ी थी और अरेस्ट करवाया। उसके अंदर जो फ्रेम बना है उसमें संजय राउत का कोई संबंध।
उधर झारखंड में भी ईडी का एक्शन तेज होता जा रहा है। इस बार ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद को समन भेजा। जिस प्रकार अभिषेक प्रसाद को आज ईडी के सामने पेश होना है, उसी तरह से आपको बता दें कि सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ईडी रिमांड पर हैं। इससे पहले ईडी ने छापेमारी कर झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था और रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर होटवार जेल भेज दिया था। तो कुल मिलाकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार, जिन पर ईडी का एक्शन तेज हो गया है, सीएम के मीडिया सलाहकार को समन भेजा गया है। कमल कुमार इस वक्त हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। कमल, जो समन भेजा गया है मीडिया सलाहकार को, इस समन में क्या कुछ कहा गया है और क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी हुई थी और उन्हें जेल भेजा गया, तो रिमांड पर लिया गया। जो मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि हैं और उनसे पूछताछ के बाद जो ईडी के सामने बातें आई, उसके बाद जो सलाहकार हैं अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू, जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, उनको फिर समन किया गया है। अब लीज से मामले को लेकर के ही समन है, पत्थर के लीज को लेकर के। तो कहीं ना कहीं आज उनके तलब किया गया था, समन 1 तारीख को बोला गया था आने के लिए। अब देखना यह है कि जो पिंटू है वो पहुंचते हैं या नहीं ईडी, और ईडी में पहुंचने के बाद ही ये साफ हो पाएगा क्या कुछ पूछताछ की जा रही है। लेकिन लीज से जुड़ा मामला ये बताया जा रहा है और उसी को लेकर ईडी की तरफ से समन किया गया था। और पंकज मिश्रा फिलहाल रिमांड पर है ईडी के और लगातार पूछताछ जारी है उनसे। पिछले दिनों 30 करोड़ के जहाज भी बरामद किए गए थे, जिससे खनन लीज से अवैध ढुलाई हो रही थी, और उनसे पूछताछ के बाद ही अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू जो सलाहकार है मुख्यमंत्री के, उनका नाम आया है और समन के आधार पर आज वो आते हैं या नहीं, यह देखना होगा। ऐसे में कमल, क्योंकि इससे पहले पूजा सिंघल की भी गिरफ्तारी हुई थी और छापेमार कार्रवाई के बाद कैश भी बरामद हुआ था, क्या समझे कि पूजा सिंघल तक गिरफ्तारी हुई, जांच आगे बढ़ी, उसके बाद अब मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार का नाम सामने आया? देखिए, कहीं ना कहीं सारी कड़ियां एक साथ से जोड़कर ही देखा जा रहा है। सबसे पहले पूजा सिंघल के सीए सुमन की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद पूजा सिंघल से पूछताछ के बाद उन्हें अरेस्ट किया गया। उसके बाद कई खनन क्षेत्र के जो पदाधिकारी थे उनसे पूछताछ की गई, और उसके बाद पंकज मिश्रा जो मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि थे, विधायक प्रतिनिधि, उनको गिरफ्तार किया गया। तो सभी कड़ियां जोड़कर ईडी आगे की कार्रवाई कर रही है। जो लोग इसमें शामिल हैं खनन लीज के मामले को लेकर के, उनसे पूछताछ की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। उधर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इससे पहले 28 जुलाई को ही ममता कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन इतनी जल्दी कैबिनेट बैठक बुलाने के बाद अब चर्चा का बाजार गर्म हो चुका है। संभावना जताई जा रही है कि आज ममता कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। चर्चा ये भी कि बाबुल सुप्रियो और तमाम जो नेता हैं उनके साथ कई को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसीलिए एक बार फिर से बहुत जल्द ये कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। तो ममता बनर्जी एक बार फिर से कैबिनेट की बैठक आज करने जा रही हैं। इससे पहले भी उन्होंने कैबिनेट की बैठक की थी और 4 दिन में दूसरी बार ये बैठक बुलाई गई है। गुजरात में विधानसभा चुनाव के कुछ ही महीने बचे हुए हैं। ऐसे में सभी पार्टियां जोर आजमाइश में लगी हुई हैं, जिससे आम आदमी पार्टी भी कुछ पीछे हटती हुई नहीं दिख रही। दरअसल दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बनाने के बाद केजरीवाल गदगद हो गए हैं। यही वजह है कि अब वो गुजरात में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते, और दूसरी वजह यह है कि गुजरात के दौरे भी लगातार कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज भी केजरीवाल गुजरात के दौरे पर होंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वो 3, 7 और 10 तारीख अगस्त में गुजरात दौरे पर ही रहेंगे। और अब बात दिल्ली की। दिल्ली में नई शराब नीति पर मचे सियासी संग्राम के बाद केजरीवाल सरकार ने अपने फैसले को वापस ले लिया। वहीं इसके बाद आज से दिल्ली में पुरानी शराब नीति लागू हो रही है। आखिर केजरीवाल सरकार को नई शराब नीति क्यों वापस लेनी पड़ी, देखिए। दिल्ली में नई शराब नीति पर मचे बवाल के बाद केजरीवाल सरकार आखिरकार बैकफुट पर आ ही गई।
और फिर से पुरानी शराब नीति को लागू कर दिया गया। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिरकार केजरीवाल सरकार को नई शराब नीति क्यों वापस लेनी पड़ी। दिल्ली में वैध शराब की जानबूझ के कमी कर दी गई, तो इसके बाद ये लोग गुजरात की तरीके से यहाँ भी धड़ल्ले से नकली शराब बेचना चाहते हैं। दिल्ली में भी फिर हमें बहुत दुख है, लेकिन दिल्ली में भी अगर ऐसा होता है तो नकली शराब बिकती है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे जहाँ जहाँ नकली शराब बिकती है वहाँ फिर जहरीली शराब पी के लोगों की मौत होती है, हुश ट्रेजेडी होती है। दिल्ली में भी होने लगेगी, लेकिन हम ये नहीं चाहते और ना हम ऐसा होने देंगे। इसलिए हमने तय किया कि फ़िलहाल जो नई पॉलिसी है उसको बंद करके सरकारी दुकानें खोलने के आदेश हमने दिए हैं। अब हम आपको बताएंगे कि नई और पुरानी शराब नीति में आखिर क्या अंतर है, जिस पर केजरीवाल सरकार चारों ओर से घिर गई है। दरअसल दिल्ली सरकार ने राजधानी में लाइसेंस जारी करने और ठेके और बार के संचालन के लिए नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी, जिसमें कई बदलाव किए गए। नई शराब नीति में दिल्ली को 32 जोन में बांटकर लाइसेंस जारी किए गए थे और होटलों के बार, क्लब और रेस्टोरेंट को रात 3 बजे तक खुला रखने की छूट दी गई थी। इसके साथ ही उन्हें छत, गैलरी, बाहरी स्पेस समेत किसी भी जगह शराब परोसने की छूट थी। लेकिन पुरानी नीति के तहत खुले में शराब परोसने पर रोक थी। नई शराब नीति में बार के काउंटर पर खुल चुकी बोतलों की सेल्फ लाइफ पर पाबंदी हटा ली गई थी, जबकि पुरानी नीति में इस पर रोक थी। नई शराब नीति के तहत शराब की दुकानों के बाहर स्नैक्स की दुकानों पर रोक थी, ताकि खुले में शराब पीने पर पाबंदी लग सके। लेकिन पुरानी शराब नीति में ऐसा नहीं था। नई शराब नीति के तहत सरकार शराब की दुकानों की मालिक नहीं हो सकती, जबकि पुरानी व्यवस्था में सरकार की सरकारी दुकानों के लिए प्रावधान था। पुरानी नीति में 60% दुकानें सरकारी थी और 40% निजी हाथों में थी, लेकिन नई नीति के तहत 100% दुकानों को निजी हाथों में दे दिया गया। इस नीति के तहत दिल्ली में शराब पीने की उम्र घटाकर 21 साल कर दी गई, जबकि पुरानी शराब नीति में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 साल है। शराब की दुकानें जो पहले 150 वर्ग फीट की होती थी, उनके लिए 500 वर्ग फीट की शर्त रख दी गई थी, जिससे छोटे मझोले दुकानदारों को काफी नुकसान होने लगा। पुरानी शराब नीति में शराब की दुकानों का मुंह सड़क की तरफ होने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन नई नीति में शराब की दुकान सड़क की तरफ नहीं हो सकती। पुरानी शराब नीति में कई छात्रावास, कार्यालय या संस्थान में शराब की डिलीवरी करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन नई पॉलिसी के लागू होने के बाद शराब लाइसेंस धारकों की ओर से कथित रूप से शराब की होम डिलीवरी की जा रही थी। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने पिछले साल नई आबकारी नीति लागू की थी। नई पॉलिसी में मार्केट रेट पर शराब की बिक्री समेत कई बदलाव किए गए, जिसके बाद दिल्ली में सस्ती शराब की ऐसी धूम मची कि इसकी गूंज देश के कई राज्यों में सुनाई देने लगी। एक पर एक फ्री से लेकर 90% तक के डिस्काउंट ने शराब के शौकीनों की बल्ले बल्ले कर दी, जिसका असर दिल्ली से सटे राज्यों पर भी पड़ने लगा। आसपास के राज्यों से लिकर की चाह रखने वाले दिल्ली से बड़ी संख्या में शराब खरीदने और पीने लगे। लेकिन ये पॉलिसी उस समय विवादों में आ गई जब हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल ने नई आबकारी नीति को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। चीफ सेक्रेटरी रिपोर्ट के जवाब में उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। रिपोर्ट में आरोप लगाए गए थे कि नई आबकारी नीति से शराब कारोबारियों को बड़ा फायदा पहुंचाया गया। साथ ही नई आबकारी नीति पर बीजेपी ने भी कड़ी आपत्ति जताई थी। वहीं अभी मनीष सिसोदिया ये भी कह रहे हैं कि 6 महीने में फिर से नई आबकारी नीति लाई जाएगी। अब देखना होगा कि सिसोदिया नई आबकारी नीति को दोबारा लाने में क्या सफल हो पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और आज एक बार फिर से लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी, जिसमें विपक्ष जमकर मुद्दे उठाएगा। महंगाई पर शिवसेना नेता संजय राउत को घेरने की कोशिश होगी, सरकार को घेरेंगे फिलहाल। इसके साथ ही कांग्रेस के मनीष तिवारी भी महंगाई का मुद्दा उठाएंगे। दूसरी तरफ संजय राउत की गिरफ्तारी के मुद्दे भी उठने की संभावना बनी हुई है। विपक्ष मंगलवार को राज्यसभा में ये सभी मुद्दे उठा सकता है, लेकिन उससे पहले आज भी कई ऐसे मुद्दे जो कि सदन में उठाए जाएंगे और माना जा रहा है कि एक बार फिर से सदन जो है वो हंगामेदार हो सकता है। और याद दिला दें आपको, इससे पहले भी जबरदस्त तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष ने जिस तरह से हंगामा किया था, सोमवार के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। राजीव इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। राजीव, आज कौन कौन से मुद्दे उठाए जा सकते हैं, क्योंकि महंगाई तो मुद्दा शुरू से बना है, लेकिन महंगाई पर बात ही नहीं हो पा रही है। जिस तरह से सदन की कार्रवाई और विपक्ष का हल्ला बोल है, या फिर सत्ता का विपक्ष जो है वो हल्ला बोल कर रहा है। बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरह से विपक्षी नेता आक्रामक है, उससे यही लग रहा है कि आज भी जो है लोकसभा में जो है हंगामा हो सकता है, क्योंकि विपक्षी नेता लगातार जो है महंगाई है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो जांच एजेंसियों के ऊपर भी सवाल उठाया था विपक्षी नेताओं ने कि जांच एजेंसियों के जो कार्यप्रणाली है, इस पर भी पार्लियामेंट में बहस होना चाहिए। और ऐसे में देखा जाए तो कल जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है संजय राउत की, जो शिवसेना के नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, तो इसको भी विपक्ष आज बड़ा मुद्दा बना सकता है। तो हंगामा के आसार आज भी लग रहे हैं।
विपक्ष लगातार इस बात की मांग कर रहा है कि महंगाई पे चर्चा होनी चाहिए। और भी तमाम मुद्दे हैं, लेकिन महंगाई प्रबल मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, साथ ही जो है अग्निपथ योजना जो सरकार के, इस पर बहस चाहता है विपक्ष। और दूसरी तरफ ये जो संजय राउत की गिरफ्तारी हुई है, तो आज भी विपक्ष के नेताओं का जो स्टेटमेंट आता है बिल्कुल, और ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि जब आज से सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो जो तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर सदन शुरू हुआ था उन्हीं मुद्दों पर बातचीत होगी, उन मुद्दों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। उधर भगवान के राम की कहानी तो सभी ने सुनी होगी कि जब लंका गए थे तब नल और नील ने उनके नाम के पत्थर समुद्र पर डाले थे और वो तैर गए थे। इतना ही नहीं, उनका राम सेतु भी बन गया था। आज कलयुग में भी ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है यूपी के मैनपुरी में से, जिसे देखकर आप अचंभित हो जाएंगे। देखिए। क्या पत्थर पानी में तैर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसे सुनकर आप चौंक गए होंगे, सोच रहे होंगे कि ये क्या बेहुदा सवाल है, पत्थर भला कैसे पानी में तैर सकता है। लेकिन अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो देखकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि 5 किलो से ज्यादा वजन का पत्थर पानी में डूबने के बजाय तैरने लगा। और ऐसा हो रहा है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में। हजारों साल पहले त्रेता युग में इस तरह के पत्थरों का इस्तेमाल राम सेतु बनाने के लिए किया गया था। लेकिन त्रेता के हजारों साल बीतने के बाद भी इस तरह का पत्थर कलयुग में कहां से आया, इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। लेकिन ईसन नदी के आसपास घूम रहे जिन बच्चों के हाथ ये रहस्यमयी पत्थर लगा, वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम आपको सुनाते हैं। हम 3 लोग गए थे घूमने, तो वहाँ पर पत्थर मिला हमको, उस पर राम लिखा था। तो वो नदी के किनारे तैर रहा था। हम लोगों ने देखा कि ये, हम लोगों ने जाना ये धरती पे धरा है, इसलिए हम लोगों ने उसको भीतर डाला तो वो तैरने लगा। तो हम लोगों ने 2-3 वीडियो भी बनाई और घर वालों को इधर गांव में लाए और दिखाया और प्रधान जी के पास लाए अपने, तो उनको दे दिया। बच्चों को पत्थर बहुत चमत्कारी लगा और उसी की वजह से बच्चे पत्थर को वहां से अपने गांव ले आए और बड़े बुजुर्गों को पत्थर के बारे में बताया। पहले तो गांव वालों को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब पत्थर को पानी से भरी बाल्टी में डाला गया तो मौके पर मौजूद लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। करीब से देखें तो इस पत्थर पर राम राम लिखा हुआ है, जिसके बाद पूरे मैनपुरी में ये कौतूहल का विषय बन गया है। हमारे गांव के कुछ बच्चे नदी के किनारे खेल रहे थे, तो उन्हें बहता हुआ कुछ दिखाई दिया, तो उन्होंने उठाया, तो पत्थर था उस पर राम लिखा हुआ है, तो वो उठा के ले आए। फिर यहाँ गांव वालों ने देखा तो हम लोगों के पास रखा है, हम लोग यहाँ रखे, उस पर राम लिखा हुआ है। वो नदी में तैरता हुआ जा रहा था। हम लोग गांव वालों की आस्था है कि पता नहीं कैसा पत्थर है, हम लोग लेके आए, अपने घर पे रखे हुए हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि ये रामेश्वरम वाला राम लिखा हुआ भगवान राम का जो पुल बना था वो वाला पत्थर है। कुछ लोग अपना अलग बता रहे हैं, सबका अलग अलग मानना है। चमत्कारी पत्थर का सच क्या है? क्या वास्तव में त्रेता युग का पत्थर है या किसी और वजह से पत्थर पानी में नहीं डूब रहा? इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश लगातार जारी है। लेकिन फिलहाल इस चमत्कारी पत्थर की चर्चा दिन दुगनी और रात चौगनी तेजी से होने लगी है। मैनपुरी से न्यूज इंडिया के लिए प्रमोद झा की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।